वेलकम टू रोजगार क्लासेस। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता पे चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से किसी भी एग्जाम को देने आप जब जाएंगे तो एक से दो प्रश्न आने की संभावना रहती है। वह चाहे पेट परीक्षा हो, सिपाही परीक्षा हो, दरोगा परीक्षा हो, पीसीएस परीक्षा हो या यूपीएससी परीक्षा हो, सभी एग्जाम में एक से दो प्रश्न आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आज हम एक कहानी अनुसार पढ़ेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से क्या प्राप्त हुआ, जहाँ से प्रश्न बनते हैं उस सबको देख लेंगे। इसका एमसीक्यू आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ही आप पहले के वीडियो हमारे देखते हैं जिसमें जैन धर्म का उल्लेख किया जा चुका है, बौद्ध धर्म का वीडियो बनाया जा चुका है, मौर्य काल का भी वीडियो बनाया जा चुका है, इसके एमसीक्यू भी करा दिए गए हैं। आने वाला वीडियो जो है वह 1857 की क्रांति से संबंधित होगा। साथ ही कांग्रेस के अधिवेशन का भी वीडियो आपके सामने प्रोवाइड कर दिया गया है। तो पेट परीक्षा के लिए जो यह इम्पोर्टेंट जो सिलेबस में दिए गए हैं उसको आपके सामने पेश किया जा रहा है और पेट परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता पे चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी उस विषय में जानते हैं। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब हुआ था, कब से कब। जो सर्वमान्य तिथि है वह है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। यह सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिलने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। सर्वप्रथम चूंकि जानकारी इसकी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसे कहीं कहीं कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आगे इसकी चर्चा की गई है। खोजकर्ता कौन थे तो इसे देखते हैं। खोजकर्ता जो उस समय थे वह थे सर जॉन मार्शल के समय में। वह सर जॉन मार्शल कौन थे तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। उन्हीं के समय 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है। इसके पहले भी 1826 में चार्ल्स मैसन के समय इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी, लेकिन इनको लगता था कि ये तो मिट्टी ईंट पत्थर का कोई ढेर है, तो इन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1921 में जब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल बने तो उस समय राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं इसका विस्तार किस प्रकार तो है। तो इसका विस्तार जो है मित्रों वह देखेंगे आप। इसका विस्तार है त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। इसका विस्तार जो है त्रिभुजाकार है और इसकी लिपि जो है वह भाव चित्रात्मक लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में आप एक चीज और भी याद रखिएगा, इसे ब्रॉन्ज युग का भी कहा जाता है। इसे आदि ऐतिहासिक अथवा ब्रॉन्ज युग में रखा जाता है इस सभ्यता को। आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है वह है सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे वह द्रविड़ थे या भूमध्य सागरीय थे। द्रविड़ या भूमध्य सागरीय। आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। एक दो बार देखेंगे आपको पूर्णतः याद हो जाएगा। उत्तरी सीमा जो थी इसकी मांडा में लगती थी, मांडा तक। मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू में। ठीक है। और पश्चिमी सीमा जो इसकी थी वह थी सुतकागे डोर में। सुतकागे डोर में वह कहाँ पड़ता है तो वह वर्तमान में बलूचिस्तान में पड़ता है। और दक्षिणी सीमा जो थी वो दैमाबाद। दैमाबाद में कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर जो पूर्वी सीमा थी वह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये चारों सीमाओं को आप देख लीजिए। उत्तरी सीमा मांडा, दक्षिणी सीमा दैमाबाद, पश्चिमी सीमा सुतकागे डोर और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर। यह आलमगीरपुर पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में। तो आगे देखते हैं नगर नियोजन का। इसका क्या नगर नियोजन के लिए ही ये प्रमुख विशेषता इसकी नगर नियोजन ही थी, तो उसको देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो थी वह थी नगर नियोजन तथा जल निकासी की व्यवस्था। नगर नियोजन ये किस पद्धति से बना था तो ये ग्रिड पद्धति पे आधारित थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ये सभ्यता इतनी विकसित थी कि उस समय भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता के विषय में आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि वास्तव में उस समय का समय काल क्या था कि जिस समय इस प्रकार की चीज़ें हुआ करती थी जो आज वर्तमान समय में हम देखते हैं। इनका मकान सामान्यतः 4 से 5 कमरों में बनाए जाते थे, जिसमें आंगन भी होता था। क्या होता था? आंगन भी होता था, रसोई घर भी होता था, स्नानागार भी होता था जिसे बाथरूम आज कहते हैं, कुएं भी होते थे जल के लिए। कुछ बड़े घरों में शौचालय भी की व्यवस्था की गई थी। अब आगे देखते हैं नगरों का उच्च भाग जो होता था उसे नगर दुर्ग और निम्न भाग को निचला नगर कहा जाता था। उच्च भाग को क्या कहा जाता था? नगर दुर्ग और निम्न भाग को निचला नगर कहा जाता था।
कालीबंगा एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका शहर भी किले से घिरा हुआ था, जिसके मतलब ऐसा ऐसा स्थल है वो जिसके शहर जो थे, आम शहर थे, वह भी किले से घिरे हुए थे। मोहनजोदाड़ो से जो प्राप्त स्नानागार प्राप्त हुआ है वह एक प्रमुख उस स्मारक है मोहनजोदाड़ो से जो प्राप्त हुआ है। अब आगे आप देखेंगे इसकी सामाजिक व्यवस्था क्या थी, उस समय का समाज कैसा था, उस समय की व्यवस्था क्या थी। तो वह चूंकि उस समय का समाज परिवार के आधार पर बना हुआ था, उसमें मात्र सत्तात्मक समाज था। तो कौन सा समाज था? मात्र सत्तात्मक। यह परीक्षा के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का जो समाज था 4 वर्गों में विभक्त था। कितने वर्गों में विभक्त था? 4 वर्गों में। कौन कौन से हैं? तो वह था विद्वान वर्ग, जो वर्तमान में ब्राह्मण वर्ग कहे जाते हैं। योद्धा वर्ग, जो तत्कालीन में, जैसे आप जब वैदिक काल उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसी प्रकार से विभक्त थे। तो योद्धा वर्ग था, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग था तथा श्रमिक वर्ग। आगे आप देखेंगे कि इसका जो प्रभुत्व था उस समय व्यापारी वर्ग के पास ही इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रभुत्व था व्यापारी वर्ग के साथ था। सिंधु सभ्यता के लोग चूंकि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। हड़प्पा निवासी जो थे ऊनी और सूती वस्त्र दोनों धारण करते थे, ऊनी और सूती वस्त्र दोनों का पहनते थे। शवों को जलाने और दफनाने की जो प्रथाएं थी उसके जो प्रमाण मिले उसके आधार पे अंतिम संस्कार जो होते थे 3 प्रकार से होते थे: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान एवं दाह संस्कार। आपका प्रश्न बनता होगा पूर्ण समाधान क्या होता है? तो पूर्ण समाधान के अंतर्गत व्यक्ति को दफना दिया जाता था उसकी मृत्यु के पश्चात। आंशिक समाधान में जब उसकी मृत्यु हो जाती तो उसको खुले में छोड़ दिया जाता था, जिससे पशु पक्षी उसका मांस को खा लेते थे तथा उसकी जो हड्डियां बचती थी उसको दफना दिया जाता था। और दाह संस्कार, आग लगा के उसे जला देना दाह संस्कार कहलाता था। इसकी धार्मिक व्यवस्था कैसी? तो धार्मिक व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी? मातृ देवी की पूजा करते थे। साथ ही वृक्ष पूजा का भी प्रचलन था। कुबर वाला जो सांड था वो लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। इस समय नाग का भी पूजा किया जाता था, नाग का भी पूजा किया जाता था। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मुहर, जो मुहर प्राप्त हुई है उस पर पशुपति शिव की मूर्ति का वर्णन किया गया है, जो 3 मुखों वाले देवता की मूर्ति थी। इसके चारों तरफ 4 प्रकार के जानवर विराजमान हैं, उनके विषय में देख लेते हैं। हाथी है, गेंडा है, चीता है एवं भैंसा है। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि कौन कौन से इनमें से कौन सा जानवर नहीं है। तो आप इसे अगर एक से दो बार देख लेते हैं तो आपको याद हो जाता है हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा। चलिए आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। तो जो जो महत्वपूर्ण स्थल उन स्थलों की चर्चा की गई है, उसके उत्खननकर्ता कौन थे और किस वर्ष में उसकी खोज की गई, किस नदी के तट पर है और स्थिति क्या है वर्तमान समय में, वो कहाँ पे है। यहीं से प्रश्न आपके आते हैं, वहाँ से साक्ष्य क्या प्राप्त हुए, तो इसी विषय में आप देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज जो किए थे वह दयाराम साहनी किए थे। कब किए थे? 1921 में। कहाँ पर, किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर। और इसकी वर्तमान स्थिति जो है मांटगोमरी में है। मांटगोमरी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। यहाँ जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो श्रमिक आवास, तांबे की इक्का गाड़ी, मोहरों पर एक श्रृंग पशु, लकड़ी का ताबूत, अन्नागार, RH-37 कब्रिस्तान एवं स्वास्तिक के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो के बारे में देख लेते हैं। मोहनजोदाड़ो से प्रश्न पूछा जाता है तो मोहनजोदाड़ो का वैसे अर्थ क्या होता है उसको भी जानते हैं। तो मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ होता है वह होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला को मोहनजोदाड़ो कहा जाता है। इसके उत्खननकर्ता जो थे वो राखलदास बनर्जी साहब थे। राखलदास बनर्जी साहब 1922 में इसकी खोज किए थे और यह सिंधु नदी के तट पे था। तो जो भी सिंधु नदी के तट पर आप देखेंगे वह सभी आज पाकिस्तान में है। लरकाना, वर्तमान में इसकी स्थिति लरकाना पाकिस्तान में है। प्राप्त जो साक्ष्य हुए उसमें 3 मुख वाले देवता, अन्नागार, पुरोहित आवास, बृहत स्नानागार, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, यह इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी तो आपको याद होना चाहिए। पुरोहित आवास प्राप्त हुआ है, यहाँ से 2 बार हो चुका है। घर में कुआं और सबसे चौड़ी सड़क, 10 मीटर के आसपास की सड़क हुआ करती थी मोहनजोदाड़ो में। तो सबसे बृहद जो सड़क थी वहाँ से प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ से महिलाओं से संबंधित कुछ ज़्यादा ही चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो उसको देख लेते हैं। इसके उत्खननकर्ता जो थे NG मजुमदार साहब थे। 1931 में इसका पता चला था और सिंधु नदी के तट पे ये भी है। तो सिंध कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है।
यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसमें शीशा, लिपस्टिक, मनके एवं गुड़िया बनाने के कारखाने, कुत्ते और एवं बिल्ली के पैरों के निशान की तथा भट्टी की खोज भी यहाँ पे की गई है। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। यहाँ पे दुर्ग नहीं है कोई, तो यह दुर्ग रहित है, अर्थात यह औद्योगिक शहर है। कैसा शहर है? औद्योगिक शहर है। अब आगे देखते हैं कोटदीजी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, तो कोटदीजी के बारे में देखते हैं। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो इसके उत्खननकर्ता F.A. खान थे। 1955 में इसका चूंकि खोज की गई थी। इस समय किस नदी के तट पर था? तो वह सिंधु नदी के तट पर था। स्थिति वर्तमान में जो है खैरपुर पाकिस्तान में है। मैंने आपको बताया ना, जब आपको सिंधु नदी दिखाई दे तो आप सीधा आंसर मारिए खैरपुर, मतलब पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए पत्थर के बाण प्राप्त हुए, पत्थर के बड़ाग्र उसको कहा जाता है, पत्थर के बाण प्राप्त हुए। अब रंगपुर के विषय में देख लेते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। तो रंगपुर से आपको धान की भूसी प्राप्त हुई है। S.R. राव साहब ने इसका उत्खनन किया था 1953-56 में। मादर नदी के तट पे है। तो मादर नदी कहाँ बहती है? मादर नदी काठियावाड़ गुजरात, काठियावाड़ गुजरात से संबंधित है मादर नदी। रंगपुर कहाँ? रंगपुर जो आप देखेंगे पूछा जाएगा रंगपुर स्थल, हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ पे स्थित है? तो काठियावाड़ गुजरात में आंसर होगा आपका। जो आगे महत्वपूर्ण है उसमें है रोपड़। रोपड़ के उत्खननकर्ता तो जो थे वह थे यज्ञदत्त शर्मा। वर्ष क्या था? तो 1953-56 में, और सतलज नदी के तट पर, जो पंजाब में पड़ता है। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक करें, और जो प्रश्न आपके बनते हो वह कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। साथ ही PDF प्राप्त करने के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, एवं जो भी वीडियो आपको पेट से संबंधित आपको चाहिए वह हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जाइए, और वहाँ से आप बहुत ही आसानी से प्लेलिस्ट में आप देख पाएंगे। तो रोपड़ के विषय में देखते हैं। रोपड़ जो है, इस यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह है मानव के साथ कुत्ते के साक्ष्य, दफनाने के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं। यह साक्ष्य एक बार और भी प्राप्त आप पढ़े, आपको आगे पढ़ाया जाएगा। और नौपाषाण काल के बुर्ज होम में भी इसी प्रकार का साक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। तो यह पूछा जाता है कि मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो नौपाषाण काल से भी प्राप्त किए गए हैं। नौपाषाण काल एवं रोपड़ दोनों से प्राप्त किया गया है। अब कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा कहाँ पर है? तो कालीबंगा की स्थिति हनुमानगढ़ राजस्थान में है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, किस नदी के तट पे है? तो घग्गर नदी के तट पे 1953 में इसे देखा गया था। और उत्खननकर्ता कौन थे? तो 3 लोगों का नाम आता है, अमलानंद घोष, BV लाल, BK थापड़। BK थापड़ साहब 1961 में से जुड़े थे। और प्राप्त जो साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं उस विषय में चर्चा करते हैं। तो वहाँ पे हल से जुते हुए खेत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2 से 3 बार। निशान प्राप्त हुए हैं, अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, निशान नहीं, ये हल से जुते हुए जो खेत के निशान है वह प्राप्त हुए हैं। सॉरी, यहाँ पे वो लग गया है। नक्काशीदार ईंट, जो अलंकृत ईंटें थी, वहां से प्राप्त की गई है। हवन कुंड भी प्राप्त किया गया है, तथा चूड़ी, काले रंग की चूड़ी प्राप्त की गई। तो प्रश्न पूछा जाता है काले रंग की चूड़ी कहाँ से प्राप्त की गई है? आपका ऑप्शन होगा कालीबंगा से प्राप्त किया गया है। इसे आप याद कर सकते हैं, कालीबंगा से काले रंग की चूड़ी प्राप्त की गई है। सुरकोटदा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपको 1 से 2 बार देखने को मिलता है। सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2-3 एग्जामों में। अब आगे देखते हैं, सुरकोटदा से की जो उत्खननकर्ता थे वो जगपति जोशी साहब थे 1927 में। किस नदी के तट पे? तो दासक नदी के तट पर। और यह कहाँ स्थित है? समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान में यह स्थित है। अब आपको बता चुके हैं घोड़े के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो बनावली के विषय में देखते हैं। बनावली बहुत ही महत्वपूर्ण है। बनावली के उत्खननकर्ता जो थे वह थे रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट। 1974 में बनावली जो है वह सरस्वती नदी के तट पर पाया गया, उस समय स्थित था। और हिसार, हिसार कहाँ पे है? हरियाणा में। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसमें जौ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? आपको बनावली से। यहाँ पे हल भी यहाँ से प्राप्त हुआ, और मिट्टी के खिलौने भी प्राप्त किए गए हैं। अगला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, और पूरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण मैं कहूँ तो लोथल है, क्योंकि लोथल से प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। तो इसके उत्खननकर्ता SR राव साहब थे 1957-58 में भोगवा नदी के तट पे। अब प्रश्न बनता है कि भोगवा नदी के तट पे जो लोथल स्थित था वह किस राज्य से संबंधित है? अहमदाबाद गुजरात से संबंधित है। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण जो है वह बंदरगाह प्राप्त हुआ था, बंदरगाह डॉकयार्ड। तो हड़प्पा सभ्यता में
कौन सी ऐसी जगह थी जहां से बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं, तो वह है लोथल। यहाँ के घर के दरवाजे सड़कों की ओर मिलते थे। अन्य जगह पे आप देखेंगे तो घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन यहाँ पे सड़कों की तरफ मिलते थे। यहाँ पे एक चीज और भी प्राप्त हुई थी, युगल समाधान। युगल लोगों की समाधान प्राप्त हुआ था। धौलावीरा, धौलावीरा अभी हाल ही में चर्चे में रहा है। यह क्यों चर्चे में रहा है, इस विषय में भी देखेंगे। पहले जान जाते हैं इसके उत्खननकर्ता कौन थे। तो इसके उत्खननकर्ता जेपी जोशी साहब थे और रविंद्र सिंह बिष्ट भी उससे जुड़े रहे। 1967 और 68 में इससे संबंधित है। लूनी नदी के तट पे, आपको पता ही है कि लूनी नदी किस राज्य से संबंधित है। वो लूनी नदी गुजरात से संबंधित है। लूनी नदी के विषय में कोई फैक्ट आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धौलीवीरा जो शहर है को भारत के 40वें, धौलीवीरा जो हड़प्पा कालीन शहर है उसको भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, साथ ही इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। कौन सी? पहली साइट है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके विषय में जो यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ से टेराकोटा मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। मोती, सोने एवं तांबे के गहने प्राप्त हुए हैं। मछलीकृत हुक प्राप्त हुआ है तथा जानवरों की मूर्तियां एवं कलश प्राप्त किए गए हैं। धौलीवीरा में रहने वाले हड़प्पा वासी धातु विज्ञान से परिचित थे। तो धातु विज्ञान से परिचित कहाँ के निवासी थे? तो वह थे धौलीवीरा के निवासी। हड़प्पा कालीन व्यापार व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आध प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो अफगानिस्तान एवं ईरान से जो व्यापार था वो टीन का होता था। खेतड़ी राजस्थान में पड़ता है, और बलूचिस्तान से तांबा का, और अफगानिस्तान, फारस एवं कर्नाटक से सोना का व्यापार होता था। आज भी कर्नाटक में सर्वाधिक सोना प्राप्त होता है। और साथ में देखते हैं सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र जो है, सौराष्ट्र से आपको गोमेद का व्यापार होता था। बदखसा जो है, बदखसा अफगानिस्तान में है, यहाँ से लाजवर्त मणि का व्यापार किया जाता था। अब आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य है इस सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर, जो हर एग्जाम के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण, तो उसे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता एवं कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सुमेरिया की सभ्यता थी। सुमेरिया की सभ्यता जो थी वह लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी। अब सभ्यता चूंकि संभवतः संस्कृत का शासन, हड़प्पा संस्कृति का शासन जो था वणिक वर्ग के हाथों में था, वणिक वर्गों के हाथों में निहित था, जो आपको हम पहले बता चुके हैं। तत्कालीन समय में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी प्रचलित में थी। सिंधु सभ्यता के लोग माप तौर से परिचित थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। कपास उत्पादन में प्रथम होने के कारण यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा। सिंडोन का मतलब होता है सेंधोवासियों की उपज। यातायात के लिए 2 पहिया 4 पहियों वाली बैलगाड़ी एवं भैंसगाड़ी का प्रचलन भी दिखाई पड़ता है, जो अब तक उत्खनन हुए उनके आधार पे। अब सिंधु सभ्यता से महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उस तथ्य पे जो जिससे प्रश्न बन चुके हैं आज तक, उन प्रश्नों पे भी चर्चा करते हैं। वन लाइनर माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग की सभ्यता से संबंधित है। आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वो पूजा करते थे पशुपति की। किसकी? पशुपति की। भारत में चांदी के प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए हड़प्पा संस्कृति से ही प्राप्त हुए हैं। यह सभी प्रश्न परीक्षाओं में आ चुके हैं, इसीलिए इसकी चर्चा की जा रही है यहाँ पे। सिंधु घाटी के लोग लोहा से अपरिचित थे। लोहा से ये परिचित नहीं थे, साथ ही तलवार से भी अपरिचित थे। तो इसे आप लोहा एवं तलवार से अपरिचित थे। हड़प्पा के लोग कपास उत्पादन में अग्रणी थे। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा पुरातात्विक स्थल जो है वह है राखीगढ़ी। अब राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है इसे आप बताइएगा परीक्षा में। राखीगढ़ी के बाद आप धौलावीरा देखेंगे। साथ में देखते हैं हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिलता है। तो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? वह है धौलावीरा से। रंगपुर, जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी, वह है सौराष्ट्र गुजरात में रंगपुर पड़ता है।
दधेरी एक परवर्ती हड़प्पई पुरावस्थल है। तो दधेरी कहाँ स्थित है? प्रश्न ये बनता है कि दधेरी कहाँ स्थित है? तो दधेरी पंजाब में स्थित है। सूत्रगुई सिंधु सभ्यता किस देश में है? तो वह है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से संबंधित है। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्योंकि इसे बताने का मकसद यह है कि आपके आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं इससे बाहर एक भी प्रश्न ना आए। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में होने वाली परीक्षाएं या अन्य स्टेट में भी होने वाली परीक्षाओं से इससे बाहर प्रश्न बनते नहीं हैं। तो एक से दो बार आप वीडियो देखेंगे, पूरा आपका हड़प्पा कालीन सभ्यता आपको तैयार हो जाएगी। इसके कुछ एमसीक्यू मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृतीय स्थापत्य के प्रमाण जो मिले हैं वह धौलवीरा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलवीरा से। विख्यात वृषभ मुद्रा जो प्राप्त हुई है वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। जो वृषभ मुद्रा जो विख्यात है उसकी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वह आगे देखते हैं। मीण पट्टिका पे उत्कीर्ण सिंह युक्त देव कृति प्राप्त जो हुई है वह कहाँ से हुई है? तो वह कालीबंगा से प्राप्त हुई है। मीण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की जो कृति प्राप्त हुई है वह कालीबंगा से प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली जो विकसित की गई वो सर्वप्रथम कहाँ विकसित की गई थी? वो सुमेरिया में। अभी आपको मैं पीछे बता चुका हूँ। और साथ में देखते हैं सिंधु सभ्यता में चावल और युगल समाधि का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह लोथल से प्राप्त हुआ है। वह कौन सा हड़प्पाई नगर था जो 3 भागों में विभक्त था? तो वह था धौलावीरा। यह भी आपको बताया जा चुका है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है धौलावीरा। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और आपके जो भी प्रश्न बनते हैं कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।